एलएसी पर वो क्या है जिसे दिन रात खोज रहा है चीन? क्या चीन ने 1962 में इसीलिए किया था भारत पर हमला? आखिर क्या है वो पहेली जिसे सुलझाना चाहते हैं जिनपिंग? चीन बॉर्डर पर घुसपैठ के पीछे का असली राज। दोस्तों, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन एक के बाद एक लगातार घुसपैठ की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। कभी उसके सिपाही डोकलाम में घुस आते हैं, कभी लद्दाख की पैंगोंग झील के किनारे आगे बढ़ाते हैं, तो कभी उत्तराखंड के बाराहोती में वो कुछ तलाशते नजर आते हैं, तो अब अरुणाचल प्रदेश के तवांग में वो घुसपैठ करते हैं। दोस्तों, लोकल लोगों की माने तो इन घुसपैठों के अलावा भी चीन के कुछ खास लोग बेहद ही खुफिया तरीके से बॉर्डर इलाके में कुछ खोजते नजर आते हैं। और ये आज से नहीं बल्कि 1962 के भारत चीन युद्ध से पहले भी चीनियों को ऐसे करते देखा गया था। यानी दोस्तों, कुछ तो ऐसा है जिसे चीन खोजने में लगा है। कुछ तो ऐसा है कि चीन आए दिन कभी घोड़ों पर, कभी याक के साथ, कभी किसी और जानवर के साथ अपने लोगों को बॉर्डर के पार भेजता है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे सुनकर और जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि जिनपिंग उसी पटरी पर आगे बढ़ रहा है जिस पर कभी माओ आगे बढ़े थे। दोस्तों, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि साल 1962 का युद्ध असल में भारत की जमीन पर, भारत के संसाधनों पर कब्जे के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे छुपा था एक खास मकसद जो आज भी चीन के लिए रहस्य बना हुआ है। और आज भी चीनी लोग उसी की तलाश में जुटे हैं ताकि वो दुनिया ही नहीं, ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बन जाए। तो चलिए दोस्तों, इस खास राज और उससे जुड़े चीन के मकसद से रूबरू करवाता हूं। और दोस्तों, अगर इस मामले में आप भी कुछ जानते हैं तो जरूर बताइएगा। दोस्तों, वो तारीख थी 21 अक्टूबर 1962। सुबह के 5 बजे थे। जगह थी उत्तराखंड का बाराहोती इलाका, लद्दाख से लगती भारत चीन सीमा, और नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे आज अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है, उससे लगता चीन बॉर्डर भारत के जवान हर दिन की तरह पहरा दे रहे थे। तभी चीन की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। चीन ने अचानक से लद्दाख और नेफा के 2 मोर्चों पर एक साथ हमला बोल दिया। भारतीय सेना अचानक हुए इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लिहाजा हर मोर्चे पर बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा। इस युद्ध को शुरू हुए करीब 1 महीने का वक्त बीत चुका था और तब चीनी फौज नेफा में बहुत आगे बढ़ चुकी थी। जल्द ही असम भी उनके कब्जे में आने वाला था, लेकिन तभी अचानक से 22 नवंबर को चीन एक तरफा युद्ध विराम का ऐलान कर देता है। सभी हैरान रह गए कि आखिर हर मोर्चे पर जीत हासिल कर रहे चीन ने खुद ही युद्ध विराम का ऐलान क्यों कर दिया। यहां तक कि भारत के विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, खुफिया विभाग से लेकर खुद प्रधानमंत्री नेहरू को भी इसकी खबर नहीं थी। सब हैरान हैं क्योंकि जिस चीन ने अरुणाचल प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया था, वो युद्ध विराम की घोषणा के बाद वो सारा इलाका खाली कर वापस मैकमोहन रेखा के पीछे चला गया था। इतना ही नहीं, लद्दाख में भी वो युद्ध से पहले वाली स्थिति में लौट चुका था। लेकिन दोस्तों, यहीं से कुछ सवाल उभरे जिनके जवाब आज तक लोग तलाशते रहे हैं कि आखिर चीन ने भारत पर अचानक हमला क्यों किया। और अगर मान भी लिया जाए कि भारत को नीचा दिखाने, पंडित नेहरू की नीतियों से नाराजगी या फिर भारत को कमजोर करने के लिए उसने हमला किया भी था, तो अचानक उसने युद्ध विराम की घोषणा क्यों की और जीते हुए इलाकों को छोड़कर वापस क्यों चला गया? सवाल कई हैं दोस्तों, और जवाब है शांग्री-ला घाटी। जी हां दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। यही वो मेन जड़ है जिसकी तलाश में चीन दशकों से जुटा है। आप सोच रहे होंगे कि शांग्री-ला घाटी में ऐसा क्या है जिसके चक्कर में चीन ने भारत पर हमला बोल दिया, और क्या युद्ध के बाद उसे इस घाटी के बारे में कुछ पता चला? तो दोस्तों, वीडियो में मैं आपको इन तमाम बातों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन ने इस घाटी के चक्कर में ही भारत पर आक्रमण किया था। युद्ध से पहले चीन काफी दिनों से शांग्री-ला घाटी के बारे में पता लगा रहा था। चीनी सेना के कुछ लोग तिब्बती लामाओं का पीछा कर रहे थे।
उन्हें पक्का यकीन था कि सिद्ध लामाओं को इस घाटी के रास्ते के बारे में पता है। चीनी सेना को ये लामा कभी लद्दाख तो कभी उत्तराखंड के बाराहोती तो कभी अरुणाचल इलाके में जाते हुए मिले। तो चीन को लगा कि यह घाटी लद्दाख उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश में ही कहीं मौजूद है। अब बात आती है इसकी इनसाइड प्लानिंग की। तो दोस्तों, तब माओ त्से तुंग ने इस शांग्रीला घाटी के कहानियों के बारे में सुन रखा था कि यहां पहुंचने वाला मृत्यु पर विजय पा लेता है या उसकी उम्र लंबी हो जाती है। बस माओ को अपनी उम्र लंबी करने की सनक सवार हो गई और इसी वजह से उसने सेना को इस घाटी का पता लगाने और उसे अपने कब्जे में लेने का आदेश दे दिया। इसी चक्कर में चीन ने पहले तिब्बत पर हमला कर उसे अपने कब्जे में लिया, लेकिन जब वो तिब्बत में शांग्रीला घाटी की खोज नहीं कर सका तो उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। आज भी चीन की ओर से लद्दाख के इलाकों से लेकर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के इलाकों पर हक जताने के पीछे असली वजह भी शांग्रीला घाटी ही है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस शांग्रीला घाटी में आखिर ऐसा क्या है जिसे माओ ने तब सुन रखा था और इस रहस्य को जानना चाहता था। आखिर कहां है शांग्रीला घाटी? क्यों सैटेलाइट भी नहीं खोज पाते हैं? तो दोस्तों, शांग्रीला घाटी हिमालय में मौजूद है। इस त्रियामी दुनिया में चौथे आयाम की वो रहस्यमयी और अनजान जगह जहां ना तो कोई जा सकता है और ना ही जिसे कोई देख सकता है। शांग्रीला घाटी तमाम रहस्यों को अपने में समेटे हुए है। कहा जाता है कि काल यानी समय यहां ठहर जाता है। शांग्रीला घाटी बर्मुडा ट्रायंगल की तरह ही रहस्यों से भरी है, या फिर कहें कि उससे भी कहीं ज्यादा रहस्यमयी है तो गलत नहीं होगा। दुनिया को कम से कम बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया तो पता है कि वो एग्जैक्ट कहां पर स्थित है, लेकिन शांग्रीला घाटी के बारे में आज तक पता नहीं चल पाया कि आखिर ये कहां है। वो भी तब जब आधुनिक विज्ञान अंतरिक्ष से पल पल की खबर ले लेती है। सैटेलाइट गली गली की लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई खोज खबर नहीं है। यानी आजकल के मैपिंग सिस्टम का मदद लेकर भी इसे ढूंढा नहीं जा सकता है। यहां तक कि सैटेलाइट में भी इसे नहीं देखा जा सकता है। इस जगह को दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता भी माना जाता है। कहते हैं कि ऐसे लोग ही वहां जा सकते हैं जो या तो सिद्ध हों या फिर जिनकी आत्मा एक साफ और पाप रहित हो। यह जगह काल से परे मानी गई है। यहाँ उम्र रुक जाती है या फिर बेहद धीमी गति से आगे बढ़ती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर किसी ने यहाँ कुछ मिनट भी व्यतीत कर लिए हैं तो इस दौरान बाकी दुनिया में सदियां बीत चुकी होती हैं। दोस्तों, आज की साइंस के लिहाज से बात करें तो साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने 11 डायमेंशन बताए हैं। वेदों में 64 मुख्य आयामों का वर्णन किया गया है, जिसमें हम तीसरे आयाम में रहते हैं, मगर शांग्रीला घाटी चौथे आयाम की जगह है। यह रहस्यमयी और आध्यात्मिक लोगों की दुनिया है। यहाँ रहने वाले हर किसी का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है और यहाँ रहने वाला हर कोई अमर है। यहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती है। शांग्रीला को तिब्बती शंभाला के नाम से पुकारते हैं। इसे सिद्धाश्रम और ज्ञानगंज मठ के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह जगह हिमालय में तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कहीं मौजूद है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव यहीं पर गए थे। बौद्ध धर्म की कुछ किताबों में भी ज्ञानगंज मठ का उल्लेख है। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध को इस जगह के बारे में ज्ञान हो चुका था। इसी वजह से तिब्बत के बौद्ध लामा या सिद्ध पुरुष इस स्थान को शंभाला के नाम से बुलाने लगे। तिब्बती लोगों में यह मान्यता है, जब भविष्य में दुनिया अपने बुद्ध और आपदाओं से तबाही के कगार पर खड़ी होगी, तब शांग्रीला घाटी से ही कोई सिद्ध पुरुष आकर दुनिया को तबाही से बचाएगा। ज्ञानगंज मठ या सिद्धाश्रम में केवल वही जा सकता है जिसे खुद वहां रहने वाले सिद्ध लोग बुलाएं। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक वो 7 व्यक्ति जिन्हें चिरंजीवी यानी अमर होने का वरदान प्राप्त है, वो दुनिया की नजरों से दूर इसी शांग्रीला घाटी में ही रहते हैं। ये 7 चिरंजीवी हैं: अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। शांग्रीला घाटी पर क्या कहता है विज्ञान? क्या यहाँ हजारों साल जीते हैं लोग?
ज्ञानगंज में योगियों के अमर रहने की बात पर वैज्ञानिक तर्क ये है कि एक निश्चित आयु के बाद जीव की मौत हो जाती है। अगर बॉडी में लगातार नए सेल्स बनते रहें और किसी तरह से ऑर्गन्स को लंबे समय तक स्वस्थ रख सके तो इंसान भी 1000 साल से ज्यादा जी सकता है। न केवल साइंस बल्कि आयुर्वेद में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। ज्ञानगंज मठ में रहने वाले ऋषि योग विद्या में पारंगत होते हैं और इसी के सहारे वे अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इंसान का किसी भी चीज पर कोई कंट्रोल नहीं है और ना ही मौत पर उसका कोई वश चलता है। लोगों का ऐसा मानना है कि यह जगह किसी खास धर्म से संबंधित नहीं है। यहां तक वही पहुंच पाएगा जो किसी तरह से खुद को यहां के लायक बना लेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि शांग्रीला यानी सिद्धाश्रम अरुणाचल प्रदेश के पास नहीं बल्कि कैलाश पर्वत के पास मौजूद है, जिसे विश्वकर्मा ने ब्रह्मा के कहने पर इस अलौकिक आश्रम को बनाया था, जिसके एक तरफ कैलाश मानसरोवर, दूसरी तरफ ब्रह्म सरोवर और तीसरी तरफ विष्णु तीर्थ है। कहते हैं कि ईश्वर इस दुनिया के लोगों से यहाँ रहने वाले सिद्ध पुरुषों के जरिए ही मिलता है या फिर वो यहाँ रहने वाले लोगों के सीधे संपर्क में रहता है। हालांकि जिस तरह स्वयं कैलाश पर्वत अपने आप में महान रहस्यों को समेटे हुए है, उसे देखते हुए इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि यह स्थान कैलाश पर्वत के पास ही है। दोस्तों, अब बात आती है इसकी खोज की, तो दुनिया के कई हिस्सों से लोग इस घाटी के बारे में सुनकर इसका पता लगाने हिमालय पहुंचे, लेकिन उनमें से ज्यादातर लापता हो गए और लौटकर ही नहीं आए। ब्रिटिश उपन्यासकार जेम्स हिल्टन ने 1933 में एक किताब लिखी जिसका नाम है लॉस्ट हॉरिजॉन अबाउट द लॉस्ट किंगडम ऑफ शांग्रीला। इस किताब के सामने आने के बाद दुनिया के ज्यादातर लोगों को इस स्थान के बारे में पता चला। हालांकि जेम्स हिल्टन ने अपनी किताब में इस जगह को काल्पनिक करार दिया है। इस किताब पर हॉलीवुड में फिल्म भी बन चुकी है। खैर, जो भी हो, अगर शांग्रीला घाटी को दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह कही जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन चीन की ओर से इसकी खुफिया तरीके से खोज और घुसपैठ के पीछे ने इसको फिर से चर्चा में ला दिया है, क्योंकि चीन हर हाल में इस जगह तक पहुंचना चाहता है। दोस्तों, इस घाटी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या होगा अगर चीन इस घाटी तक पहुंच गया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।